जिस तरह से जिताने के लिए जीविका दीदी जेडीयू से प्रचार के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो जीविका दीदी स्वयं घूम घूम के बोले कि नीतीश को जिताना है। संदेश विधानसभा का डेटा के हिसाब से मार्जिन देखेंगे तो 45,000 वोट का है। सामने वाला विश्वास नहीं कर सकता कि यह सीट फंस सकती है। राधाचरण सेठ इतने बड़े धन के हिसाब से बली हैं कि वो उस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए 30 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे बिहार का रण अब अपनी शेप ले रहा है, क्योंकि ये वोट कल पड़ ही जाएगा। हम लोग अगर वोट की बात करें तो पहला फेज खत्म हो जाए, यानी 121 सीटों का फैसला हो चुका होगा। लेकिन मैं और अभिषेक, यानी इसलिए ये बातचीत इसलिए बहुत अलग और अनौपचारिक है क्योंकि हम दोनों जितना हिस्सा मैंने घूमा और उससे कहीं ज़्यादा, चूँकि अभिषेक बिहार में है और लगातार एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। हम लोग तो मैक्रो जो एनालिसिस है वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि घूमते हैं, लेकिन वो माइक्रो एनालिसिस भी करके और अपनी तैयारी डेटा के साथ है। तो हम लोग एक बातचीत जिसमें कोई भी बातचीत को लीड इन नहीं कर रहा है, बस मैं सिर्फ इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ बिहार के कुछ सवाल मेरे अभिषेक से होंगे और फिर अभिषेक और हम लोग एक बातचीत में लगेंगे। अभिषेक, अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है, यानी हम दोनों एक दूसरे का एक उस पर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा अभिषेक, अभी तक आप जो घूमे हो, हाँ, मतलब जो हमको लग रहा है कि ये चुनाव में कोई मुद्दा आपको दिख रहा है क्या? ये पूरे चुनाव को ओवरऑल की शुरुआत की समझ आपकी क्या कहती है? जी, ये अगर आप मुझसे ये सवाल प्रश्न जो है 4 महीने पहले पूछते तो मैं कहता बड़ी कांटे की लड़ाई है। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, महागठबंधन से राहुल गांधी आए और उन्होंने वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया। अब सर, आपके कैमरे पे एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आपके दर्शक इस बात को समझेंगे। बिहार और यूपी में सबसे बड़ा चुनाव सर विधानसभा या लोकसभा का नहीं है। हमारी तरफ जो सबसे बड़ा चुनाव है सर वो प्रधानी का चुनाव है, प्रधान मुखिया का चुनाव हम लोग बिहार में कहते हैं। और यहाँ का प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला हर एक कैंडिडेट गांव घर के एक एक वोटर के अंदर कितने मेंबर हैं उनको जानता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये बिल्कुल सही है। अब अगर ये सिचुएशन है तो यहां वोट चोरी कर लीजिएगा आप, बिहार के अंदर पॉसिबल है? तो ये मुद्दा ही ऑफ ट्रैक था। इसको लेकर के फिर तेजस्वी और राहुल गांधी ने सभा की और राहुल गांधी गायब हो गया। तो मुद्दा वोट चोरी का उठाया इन्होंने, जो कि ऑफ ट्रैक था। और थोड़े दिन में फिर तेजस्वी को लगा कि भाई ये तो पूरी कहानी गलत हो रही है, तो एक अलग यात्रा पे निकले। तब तक टाइम नहीं बचा, इनकी सीट शेयरिंग हुई नहीं, फाइट पे लड़े। उसके बाद इनको याद आया कि नहीं, मेरा भी एक मुद्दा था। तो कल इन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था, कमाई दवाई पढ़ाई मेरा मुद्दा है। फिर लोगों ने कहा कि, और ग्रुप ने भी चेक करके बताया, नहीं 2018 से मोदी जी यही बोल रहे हैं। तो इनके मुद्दे भी बदले धार 15 दिन पे, और लड़ाई तो कलेश तो इनके अंदर रहा ही गठबंधन का। ऐसे में जो 2020 में मैंने नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी वाला भाव देखा था, वो सर आपने भी महसूस किया होगा ग्राउंड पे, वो एंटी इनकम्बेंसी वाला भाव इस बार नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। बातचीत में मेरा सिर्फ ये था, क्योंकि जो मैं अभी तक समझ रहा और आप लोगों से भी शेयर कर रहा था कि वो जो मुझे इसमें लगा सबसे बड़ी चीज लग रही थी कि ये मुद्दा विहीन चुनाव है। हाँ, एंगर नहीं है ना नीतीश के अगेंस्ट। हाँ, वो कोई भी चीज़ों का मुद्दा, चूंकि जो सत्ता में होती है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपना काम ही बता रहा है। तभी हो, अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है तो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कोई मुद्दा बनता नहीं है, उनको कोई और विपक्ष अपने मुद्दों को भुना नहीं पाया। आपने जो कहा वो शुरुआत से ही मैं ये कह रहा था, जिस आदमी ने भी चुनाव लड़ा है, जिसने भी, तो वो ये जानता है कि वोट चोरी का मुद्दा कहीं स्टैंड इस तरह नहीं करता जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रहे थे। क्योंकि वो ईवीएम नहीं टिका तो वो ईवीएम पर आगे, क्योंकि हर एक आदमी को पता है। इस बार ने आपने ईवीएम को भी क्लीन चिट दी। कम से कम ईवीएम में क्या है कि मतलब जो नोएडा हाउस के और जो उस वर्ग के पत्रकार आते हैं, उन्होंने भ्रम की स्थिति तो इनके सेगमेंट में, इनके सेगमेंट के वोटर में क्रिएट कर ही दी थी। अब वोट चोरी के बहाने आपने उसको क्लीन चिट दे दी और यहाँ पे फंस गए हैं। वो कह रहा है ये तो है नहीं। अच्छा, मैं जब 4-5 क्वेश्चन पूछता था महिलाओं से, तो आखिर में जब ये क्वेश्चन पूछा नीतीश का काम कैसे, बोले काम तो किया है। महिला मतदाता इस बार इतनी अग्रेसिव है। आपने मेरे ट्विटर के शॉर्ट्स देखे होंगे। वो जिस तरह से जिताने के लिए जीविका दीदी जेडीयू से प्रचार के पैसे नहीं मिल रहे हैं,
वो जीविका दीदी स्वयं घूम घूम के बोले कि नीतीश को जिताना है। इसका कोई, इस माइक्रो मैनेजमेंट का राजद के पास तोड़ क्या है? आपकी महिला विंग की वो जिसको कहते हैं ना कि बिना प्रॉफिट के आपका महिला विंग जो है वो ऐसे नहीं घूम रहा है जैसे जीविका दीदी घूम रही है। जीविका दीदी इस इंटरेस्ट में घूम रही है कि आज हम 1,53,000 के इस पे पहुंच गए हैं, जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, नीतीश हमको कहाँ लेके आया। आपका 30,000 का लास्ट में दिया गया वादा उनके लिए मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके वादे जो है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं। वो क्यों, विश्वास क्यों करे? आपने ऐसा कौन सा काम किया था महिलाओं के लिए? आप 2 बार सत्ता में आए थे, आप भी साथ में। आपने स्पेसिफिक हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, अलग अलग मिनिस्ट्री थी इनके पास। ऐसा क्या किया? नीतीश कुमार ने ये ना बोलिए सर 35% आरक्षण देके रखा है। तो ये इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट इनके पास नहीं है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण कि एनडीए से लड़ोगे कैसे। एक जगह पे योगी जी रैली कर रहे हैं, राजनाथ सिंह कर रहे हैं, पवन सिंह का भी आपने रोड शोज देखा होगा, मैंने कवर किया। सर शाहपुर में जिस पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ आई, उसका 40% भी भीड़ कन्वर्ट हो जाए एनडीए की तरफ वोट में, नहीं टिकेंगे आप। तो इनके पास, मैं मोदी जी नीतीश जी की तो बात ही नहीं कर रहा, अमित शाह जी की तो बात ही नहीं कर रहा है। अभी भागलपुर में आए हुए थे हेमंता विश्व शर्मा, उसको जब हम लोग कवर करने गए थे तो एक चीज मैंने धीरे से देखी, वो आदमी वहां से आया, असम का मुद्दा पिक किया और तुरंत डेमोग्राफी पर लेके आया। वहां पे डेमोग्राफी चेंज मुद्दा है, ये बात राजद ना समझेगी, लेकिन बीजेपी समझती है। नहीं, वो भी समझते हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए समझते हैं, वो उसका खिलाफ वो करते हैं क्योंकि उनको मालूम है इससे ही तो हमको फायदा हो रहा है। लेकिन यही दिक्कत है ना कि फिर वहां टूट भी कैसे है। अब एक बयान कितना खराब हो सकता है। आपने वो ओवैसी के अगेंस्ट ये शो कर रहा है कि कितने डेस्परेट हैं तेजस्वी हैं। ओवैसी के विरुद्ध बयान दिया। वो बयान, ओवैसी पिछले 8 महीने में ओवैसी ने पॉलिटिक्स का स्टाइल बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो विदेश यात्रा में गया, उसने जिस प्रकार से मुखरता के साथ पाकिस्तान को काउंटर किया, और ये लोग लिटरली पाकिस्तान के साथ दिखे, ऐसे में उसके ऊपर देशद्रोही वाला लेबल तो नहीं लगता। फिर आपने जो एलिमेंट करार दिया, एक तरह से लिटरली मिलिटेंट एलिमेंट करार दे दिया, वहां सीमांचल में उसका इंपैक्ट दिखेगा सर, भुना लेंगे। तो आप अपना कोर भी नहीं बचा पा रहे हैं, और जहां आप नहीं हैं वहां तो खैर विभाजित हैं ही, वहां तो आप टूट ही रहे ना। अब जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि राजवल्लभ यादव वाला, नवादा वाला, वहां का तो लालू प्रसाद यादव क्यों चुनाव जीतते थे? किसी ने सोचा? लालू प्रसाद यादव के आसपास की लोगों की बता रहा हूं, जगता बाबू थे, रघुवंश बाबू थे, शिवानंद तिवारी थे, ये तीनों फॉरवर्ड। आप किसको टिकट दे रहे हैं? अशोक महतो बोलता है चुनाव जीतने के बाद भूरा बाल साफ करूंगा, उसकी पत्नी अनीता देवी को आपने टिकट दे दिया। आप बोल रहे हैं A to Z, और टिकट किसको दे रहे हैं? ऐसे लोग को। तो फर्क पड़ता है ना उससे, वो सेंटीमेंट बदल रहा है ना। प्लस जिसने भी मोकामा के कांड का, मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लेकिन मोकामा के कांड ने सिर्फ मोकामा को इंपैक्ट किया, ये सही नहीं है। वो जहानाबाद, कुर्था, अतरी आप होके आए हैं, वहां इंपैक्ट है। आप गए होगे तो पूछेंगे तो आप पता चल जाएगा कोई इंपैक्ट दिख रहा है। आप रोहतास आ जाइए, कैमूर आ जाइए, भोजपुर आ जाइए, बक्सर आ जाइए, हर जगह इंपैक्ट है। बरहापुर सीट फंस रही थी, इस पूरे प्रकरण के बाद एकदम कहानी वहां पे बदल गई। इफेक्ट हुआ मोकामा में और कहानी बदली सर बरहापुर सीट में हुलास पांडे के समर्थन में। तो राजद का कितना बड़ा नुकसान हुआ सिर्फ मोकामा की वजह से, ये राजद अभी नहीं, संभवतः 14 नवंबर के बाद कैलकुलेट करे। हाँ, लेकिन उसने तो 18 नवंबर तारीख तो तय कर ली है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने देखा, अलग अलग रैलियां मैंने कवर की, चूँकि मैं प्रियंका गांधी की रैली में इसीलिए गया लखीसराय कवर करने, कि चूँकि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों की रैलियों में मैंने अमित शाह और सब की रैलियाँ इनकी कवर की, योगी की भी की। तो जो महिलाओं का वो जब मुखरता है और क्लैरिटी है, वो इन सभाओं में दिखी। दूसरा क्या कि भीड़ बहुत ज़्यादा इन महिलाओं में देखी। और मैं प्रियंका गांधी की इसलिए गया था क्योंकि राजद की सभाओं में कहते हैं कि महिला कम पार्टिसिपेशन कम होता है,
तमाम चीज़ें। लेकिन वहाँ आई हुई महिलाओं का भी, उनमें से एक ने तो बल्कि बड़ा दिलचस्प कहा कि किसको देखने आए हैं, कहने लगे कि हम तो नीतीश कुमार को देखने आए। तो मैंने कहा रैली तो ये प्रियंका की है, तो कहने लगे हम उसको देख लेंगे। फिर दूसरी ने कहा कि हम तो आए हैं, आए वोट नहीं हाँ हमको वोट देने के लिए तो हम सोचेंगे। तो ये जो मिसमैच है, ये जो शो करने की कोशिश हो रही है कि ठीक है हमारे साथ भी महिलाएं हैं, लेकिन आपको लगता है कि 2010 से आज तक बिहार में तो कभी महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से कम नहीं हुआ, बल्कि वो 8-9% हो गया, यानी पूरा। आपने इस पूरे इलाके में जातीय बैरियर टूटता हुआ कहाँ कहाँ देखा, और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि माई समीकरण के अलावा लालू का बेटे तेजस्वी किसी और को जोड़ पा रहे कि नहीं जोड़ पा रहे? नहीं, अपनी सीट पर तो तेजस्वी सबको जोड़ लिया है। जो महुआ वाली सीट है धीरेन्द्र सर, उस सीट पर वो निकलेगा तेज प्रताप। हाँ, तेज प्रताप। तेज प्रताप उस सीट पर, महुआ सीट पर इसलिए निकलेगा, दो चीज़ें हो गई। मेरा मानना है तेजस्वी यादव को रैली नहीं करनी चाहिए थी अपने बड़े भाई के अगेंस्ट। अब उसने जो मैसेज दिया है ग्राउंड पर, उस मैसेज को बताता हूँ। छोटा भाई बड़े भाई की राजनीतिक भ्रूण हत्या करने पहुंचा, ये बहुत डेंजरस मैसेज है सर। छोटा भाई अपने बड़े भाई की राजनीतिक हत्या करने पहुंचा, ये मैसेज बहुत खराब गया, वो नहीं करना था। लेकिन जो सधा हुआ रिस्पॉन्स था तेज प्रताप का, वो और ज्यादा डेंट किया कि छोटे मेरे नादान छोटे भाई, तुमको पता नहीं है कि जनता मालिक होती है। तो वहां तेज प्रताप यादव के लिए जनता होती गई। और सिर्फ महुआ टूट रहा है ऐसा नहीं है सर, टूट तो राघोपुर में भी रहा है। भले सतीश यादव ना जीते, लेकिन यादव तो टूट रहा है। छपरा में टूट रहा है, नवादा में मैंने बताया। एक 2.5 महीने पहले एक कांड हुआ था मोतिहारी में, अजय यादव को मुसलमानों ने मार दिया था। हाँ, चर्चा आई थी। हाँ, ये घटना वामपंथी मीडिया हाउस ने कवर नहीं की। उनको सोशल मीडिया पे ये भी आया था कि आप इसको क्यों नहीं दिखा रहे, इस पे रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मैसेज जाता है ना कि ये यादव की कम मुस्लिम की पार्टी ज़्यादा बनती जा रही है। मोतिहारी से लेके ढाका तक सर मैसेज बहुत अच्छा गया है। कई ग्राउंड पर आपको वहाँ पे मुझे कवर करते हुए राष्ट्रवादी यादव वो बोले कि इस बार राष्ट्रवादी यादव समाज प्रचार में इसलिए उतरा है कि हम अपने जाति का जो है स्वाभिमान बचाना चाहते हैं। ये बहुत डेंजरस चीज़ है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी को जाना था, खुद सांत्वना देनी थी। लालू प्रसाद यादव ने अपने कोर को बिखरने नहीं दिया था। जो तीसरा मेजर कारण रहा इस बिखराव का, वो है सर हरियाणा से संजय यादव। लालू यादव की के लिए जो जनता की एक्सेसिबिलिटी थी बहुत आराम से थी। लालू यादव ऐसे बैठे हुए हैं, पिकदान बगल में रखा हुआ है, जनता दरबार लगा हुआ है, राघोपुर के लोग आए, खाली बोला कि राघोपुर से आए हैं, सीएम आवास के दरवाजे खुल जाते थे। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब वो भी नहीं, जो पीकदान उठाने वाले आईएएस भी नहीं मिल रहे। वो तो खैर नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हरियाणा के संजय यादव से होके आपको तेजस्वी तक पहुंचना है। एक जो ये गेट आया है, इस गेट ने टिकट बंटवारे में कितना हंगामा मचाया था, ये आपने हमने सबने देखा था। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते। उदाहरण आपको देते हैं। एक सीट है, वहाँ पे कांग्रेस के नेता खड़े हैं, वो बाकी वो सीट एग्जिट पोल में हम बता देंगे कौन जीत रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि राजद ये सीट तभी आएगा जब कांग्रेस का ये नेता हारेगा। और के बड़े कांग्रेस के बढ़िया राजद के वो लीडर हैं। तो बोले आप कैसे हारेंगे, तेजस्वी को नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है। बोले हम अपना कार्यकर्ता को भी तो देख रहे हैं, एक सीट से बहुत असर नहीं पड़ेगा, जीतना होगा तो जीतेंगे, लेकिन इस ऐसा नहीं पोजीशन कहीं बन रहा है कि राजद 121 पे आके हारेगा, ये सीट जरूर हराएंगे। ऐसे सिचुएशन में आप ये देखिए कि मोतिहारी में टूट रहे हैं, मुजफ्फरपुर में टूट रहे हैं, मधेपुरा में टूट रहे हैं, पूर्णिया में आप कंसोलिडेटेड है नहीं। इस बार 20% का ऊपर का यादव का कोर वोट शिफ्ट हो रहा है एनडीए। अब आप लोग कहेंगे कि क्या बकवास है। मैं पूछता हूं कि रामकृपाल यादव का बेटा अभिमन्यु यादव
अपने यादव लड़कों के बीच इतना पॉपुलर रहा है, वो मनेर और दानापुर में नहीं तोड़ लेगा 10%। वो उसका 10% तो खुद का भैया भैया कहने वाला वोट है भाई, वो तो अपने बूते तोड़ लेगा। और इस बार तो उसके खुद के पिताजी लड़ रहे विधानसभा चुनाव, और लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ रामकृपाल यादव को हराने के लिए रोड शो कर दिया रीतलाल यादव के पक्ष में। तो रीतलाल यादव के पक्ष में किया। रामकृपाल यादव 2000 तक कहते थे कि हम उनके हनुमान हैं, वो सेंटिमेंटल वो ठेस नहीं लगती, वो भी तो सेंटिमेंट वैल्यू ऐड करता है ना, वो भी तो चीज़ों को लामबंद करता है। अच्छा, अभी आपने अपना जो वो किया है, सर्वे एनालिसिस किया, जिसको जितना आपने शेयर किया और जितना अभी तक आप उसको किया है, उसको ज़रा दर्शकों को बताइए, क्या आपका फाइंडिंग आ रही है? धीरेन्द्र सर, हमारी फाइंडिंग हम मिनिमम को पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने इस इलेक्शन में दो चीज़ महसूस की। विपक्ष मुद्दा विहीन है और महिलाओं का जो झुकाव है और जो एडिशन है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण, तो एक अंडर करेंट है। और ये भी है कि नीतीश जी का लास्ट टर्म होने वाला है पॉसिबल, हम लोग अच्छे से विदाई दे, काम किया है। तो मैं मिनिमम आपको सीट बताता हूँ कि इतना लगभग आ रहा है, उसमें 2-4 इधर उधर हो जाए। 145 सीट हमारे कैलकुलेशन में कहीं नहीं जा रही। एक्चुअली 148 आ रहा था, फिर हमने 3 कम किया इधर। 145 किसी भी प्रकार के उलटफेर समीकरण से कम नहीं हो रहा। 145 आएगा। ऊपर में 150 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, मैं अपने आप को गलत नहीं मानूंगा। वो इसलिए क्योंकि 30-35 सीट तो मैं आंखों के सामने देख रहा हूं फंसा हुआ। उदाहरण एक देता हूं, संदेश विधानसभा का डेटा के हिसाब से मार्जिन देखेंगे तो 45,000 वोट का है। सामने वाला विश्वास नहीं कर सकता कि यह सीट फंस सकती है। अजय यादव बड़े नाम है, उनका बड़ा अगियाओं में किला जैसा घर है, लेकिन 2 बड़े कद्दावर यादव नीचे लेवल के नेता जो वोट ट्रांसफर कराते थे अजय यादव के लिए, वो टूट के मिल गए राधाचरण सेठ के साथ। राधाचरण सेठ इतने बड़े धन के हिसाब से बली हैं कि वो उस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए 30 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ऑफिशियली चुनाव में नहीं खर्च किया जा सकता, अनऑफिशियली तो किया ही जा सकता है, लोग करते ही हैं, लेकिन वो चुनावी राजनीति रात में होती है। तो सर रात की राजनीति दिख रही है सर इस बार संदेश विधानसभा के अंदर। मैं सरप्राइज हो गया, ये कैसे हो रहा है। अब टेक्सचर कैसे बदलता है। जिस बक्सर और आरा, ये दोनों लोकसभा में मात्र बीजेपी 2 सीटें जीती थी, मैं गारंटी बता सकता हूं कि तरारी, आरा, शाहपुर, जगदीशपुर, ये तो सिर्फ आरा जिला की सीटें ये जीत रहे हैं। संदेश और अगियाओं मैंने लेफ्ट को दे दिया क्योंकि मार्जिन भी बहुत बड़ा और वहां लेफ्ट का कैडर मैं जानता हूं। वहीं से रणबीर सिन्हा भी उठे, लेफ्ट भी उठा, वो पूरा 90s का किलिंग्स की स्टोरी उठी। मैं गया बथानी टोला। हाँ, तो हाँ बथानी टोला गए ही होंगे, फिर आगे उधर गए बाथे गए ही होंगे, सेना, ये प्राइम शुरू वहीं, वो बथानी टोला जस्ट पीरो से आगे है। वो जो रूट बनता है नहर के साथ साथ आपको वो रूट मिलता है बथानी टोला। वो कुरमुरी होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से है। अब इस सिचुएशन में हम समझते हैं कि अपना कंट्रोल आप कहाँ खो रहे हैं। बड़हरा सीट बीजेपी सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि राजपूत समाज में विभाजन है। वो कैंडिडेट लोगों को पसंद नहीं है बीजेपी का, और राजपूत का 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ है पहले से, और दोनों प्रो बीजेपी कैंडिडेट है, इसलिए वो ऑब्वियस विभाजन है और आप हार जाएंगे। लेकिन पूरे अगर जिले का सेंटीमेंट आप देखेंगे तो एकदम बदल गया। आ जाते हैं बक्सर में, राजापुर, बक्सर और बनापुर, तीनों निकल रहा है इनका, यानी पूरे बेल्ट का अब समीकरण बदल रहा है। तो जब पूरे बेल्ट का हारा हुआ जगह का समीकरण बदल रहा है तो हम ये समझें कि दूसरी तरफ का समीकरण कितना जबरदस्त बदलेगा। अच्छा, एक सवाल पे बहुत कम चर्चा होती है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगह पे हम लोग अभी भी यहाँ CPI-ML पे बात नहीं करते, और जबकि CPI-ML काफ़ी अच्छी सीटों पे लड़ रही है, उसका कार्डर भी बहुत संगीन,
ये क्या है बाकी सब उसका क्या असर रहता है? उसको वोट का जो है बदल गया सब जगह। अगर केरल को छोड़ दें तो वामपंथी नष्ट भी हो गए, मतलब पॉलिटिकली तो उनके पास कोई ताकत वो नहीं रही है। यहाँ इस तरह का अभी भी बनाने में रखे हुए हैं। मुझे याद आता है मैंने जब 2024 में ये वाली बात कही थी कि लोग CPIML को हल्के में लेते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे उनके चैनल पे, अभिषेक जी आपको कुछ पता नहीं, CPIML माले लेफ्ट ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई वजूद नहीं है। राजद के साथ ये ब्रेड के ऊपर बटर जैसा मिलता है, एकदम मिक्स होता है, बहुत अच्छे से मिलता है और ओवरलैप भी होता है, क्योंकि बिहार के अंदर कैडर बेस्ड पार्टी दो ही है, एक भाजपा एक लेफ्ट। कैडर बनाने का प्रक्रिया इन्हीं दोनों में है, बाकी वोट शेयर है, वो कैडर नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है कि मतलब कुछ भी हो जाए खूंटा यही करता है। विचार की लड़ाई जो है राजद एड ऑन है, क्योंकि वो भी लेफ्ट से प्रभावित रही है हमेशा। समाजवाद के नाम पे लालू प्रसाद यादव आया, फिर यादवों को ही अपना ये बना लिया, लेकिन जो लेफ्ट है उसके साथ वो कभी नहीं टूटा। जो आप बथानी टोला चूंकि हो गया है, अगियाओं मतलब आप गए अगियाओं विधानसभा, वहां आज भी जिंदा है। बेगूसराय लेनिनग्राद माना जाता है, वो आज भी जिंदा है। जहानाबाद गया का पूरा बेल्ट निकालिए है वहां पे, वो भले 100 में 2 है, लेकिन वो 2 है, वो 2 ऐड होता है। ये बिहार के बाहर के पत्रकार इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जो एडिशन है, इनफैक्ट कांग्रेस 0 है और वो लेफ्ट और राजद ही कांग्रेस को यहां पे वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। कांग्रेस तो वो ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो बांट रही है 3-4 हिस्से का, वो जबरदस्ती करी कि मुझे भी जीना है, मुझे भी सरवाइव होना है, तो मुझे 2 ऑक्सीजन, वरना कांग्रेस के पास अपना कोई ऑक्सीजन टैंक नहीं है। अब बहुत सारे पत्रकार ने कहा कि मुकेश सहनी आ गया, कितना प्रभाव होगा। मैंने बोला आपको पता नहीं है, मुकेश सहनी पूरे बिहार में सहनी का लीडर नहीं है। मुजफ्फरपुर आप जाइए, आपको पता चलेगा कि अजय सहनी वहां का लीडर है। तो मुकेश सहनी चंक में है। चले जाइए, ज्यादा कहां जाना, बिंद समाज का वोट इसी चैनपुर में है, इस बार जदयू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जमा खान 3 दिन पहले तक उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां क्या क्या फैक्टर बदल गया, दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट, वहां पे कोई राजद से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा है, जेडीयू से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है। जेडीयू का कोर नीतीश जी को जिताने में लगा हुआ, मुस्लिम समाज देख रहा है कि चलो एक मुस्लिम विधायक बढ़ा लें, उसके पास बेटर ऑप्शन जेडीयू है या राजद है, इसलिए मुस्लिम समाज जमा खान के कारण पर्सनली शिफ्ट हो रहा है। मुस्लिम कोर किसका है? आरजेडी का कोर है। तो चंक्स में ही टूट है, लेकिन वो चंक्स का टूट जो है वो महागठबंधन को बहुत भारी पड़ रहा है सर। आप कहीं भी पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं हो पाए एक जगह पर। तो ये जो सिचुएशन एक डेवलप हो रही है इनके लिए, ये सीरियस कंसर्न है सर। अच्छा, एक बात मैं देखना कि जब पहली बार वो वहाँ से लौटे अपने ओवैसी साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई मैं अपने माथे नहीं लेना चाहता हार, है ना, मैं 6 सीटों पे भी समझौता करने को तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद कमाल अख्तर बैंड बाजा लेके नाचते हुए पहुँच गए घर। उसके बाद उन्होंने तेजस्वी की रैलियों में बैंड बाजा लेके वहाँ पहुँचे कि साहब हमको शामिल करो। जबकि कोई पार्टी, मतलब मैं उनकी बात करूं अगर ओवैसी की, तो ओवैसी की पार्टी जब वो सबसे शानदार प्रदर्शन करती है अपने होम स्टेट में, जिसमें उसके फादर कब से जीतते रहे हैं, उसके बाद ये जीत रहे हैं, तब भी वो 7 सीट से ऊपर नहीं गए। कई राज्यों में लड़े, 2 सीट से ऊपर नहीं गए। बिहार अकेला राज्य था जहाँ एक झटके में 19 में लड़के 5 पे आ गए, और या 20 सीटों पर लड़के। तो ये एक स्पेक्टिकुलर विन थी, मतलब इसको इस बार 40 पर लड़ रहा है, 37 उनका। हाँ, तो उनका कैंडिडेट्स अलग अलग है, वैसे एग्जिट हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा था, इतना डेस्परेट क्यों थे? क्योंकि जो शुरुआती फीलिंग मेरी थी, जो मैं देख रहा था कि इस बार जो है जिस तरह का यूपी में वोट शेयर हुआ, मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ 90 से 95% तक गया, जो कभी 1946 में मुस्लिम लीग को वोट किया था उस तरह से वोट किया हुआ। तो वही वोटिंग पैटर्न हमको यहाँ दिख रहा था, क्योंकि कांग्रेस को हम भले ही निगेट करते हैं, सब जगह निगेट कर रहे हैं,
लेकिन ओवरऑल लेवल पे उसके पास 99 सीट है। और ये मुस्लिम समाज ये समझता है कि अगर उसको बीजेपी का कोई विरोध में कोई चीज़ दिखेगी और नेशनल उसको सेलेक्ट करना होगा तो राहुल गांधी होंगे। इसीलिए मैं कल भी उस दिन रैली में था तो भी मैंने जो बहुत सारे मुस्लिम युवा थे या वो थे वो राहुल गांधी को ज़्यादा बड़ी तरजीह दे रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों टकरा जाएं तो भी वो कांग्रेस के साथ, हालांकि उन्होंने कहा ये कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं ये एक ऑप्शन सवाल। तो ऐसा ओवैसी को क्या फील हो रहा था? क्या तेजस्वी को उसी तरह वोट जा रहा है जो मुस्लिम, जैसा मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी इस बार उस समय उनको ये देखिए दो चीज़ें थी। ओवैसी को पता था कि राजद मुझे लेगी नहीं और फिर मेरे पास बहाना होगा कि मैं गया था, उन्होंने नकार दिया। लेकिन इसके पहले इस बहाने का प्रयोग ओवैसी करते, तेजस्वी यादव ने सबा नकवी वाले इंटरव्यू में वो खुद ही बोल दिया कि हम इस तरह के लोगों को नहीं लेंगे। अब वहां का सिचुएशन बदला और मैं अभी भी कह रहा हूं कि एमआईएम 2 सीट जीत रही है, दोनों सीट निकालेगी, वो 4 नहीं निकालेगी। लेकिन जो वहां पे बंटवारा है, जो वहां पे टूट है, वो तो सर पूर्णिया से होते हुए कटिहार तक इंपॉर्टेंट सीट्स पर टूट है सर। यंग लड़के ओवैसी को वोट कर रहे हैं, वहां संभावना क्रिएट होती है। कल तक मैं मनिहारी सीट को, वो 145 के लिस्ट में नहीं है, मैं पहले ही बता दूं दर्शकों को, यहाँ पे कटिहार के अंदर एक विधानसभा है, मनिहारी विधानसभा वहां से जेडीयू कैंडिडेट को मैं नहीं बढ़ते हुए मार्जिन दे रहा था। इस बयान के बाद दूंगा सर, इस बयान के बाद वहां पे सेंटिमेंट है, बोला कि ओवैसी का कैंडिडेट का ये कैंसिल हो गया है नॉमिनेशन, हम लोग इस बार जेडीयू को दे देंगे लेकिन इसको नहीं जिताएंगे। ये गलत बोल दिया। ओवैसी जी ऐसे नहीं है, क्योंकि ओवैसी जी मुसलमानों के प्राइड तो हैं, युवा मुसलमानों के, ये बात समझना पड़ेगा। तो ये सेल्फ गोल था, वो नहीं एक वर्ल्ड कप में गलती से वो सेल्फ गोल हो गया और इटली हार गई। तो यहाँ कई सेल्फ गोल हुए। इंडिया भी हारा था एक बार ओलंपिक्स हॉकी में, अपने पे गोल कर लिया। हाँ, नहीं तो इंडिया के तो खैर कई कारनामे हैं पुराने ओलंपिक में, लेकिन यहाँ तो कई गोल हुए हैं। अपने भी भाई को निकाल के जो मैसेज दिया, कोई अच्छा मैसेज थोड़ी ना गया है तेजस्वी के लिए। लोग तो कहीं रहे कि भाई नहीं, लेकिन सारा इल्जाम किस पे थोपा गया कि तेज प्रताप यादव की गलती थी। गलतियां तेजस्वी की कम नहीं है। टूट कैसे होता है आपको बताता हूं सर। दानापुर विधानसभा मिलने जा रही थी सुभाष यादव के लड़के को, और सुभाष यादव इनका सगा मामा, एलजेपीआर से। ठीक है, टिकट नहीं मिला, लेकिन है तो एलजेपीआर में, दानापुर विधानसभा में। उसके पास 2000 वोट तो है, जो पिछली बार एनडीए में ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसका वो अपना है ना, वो पर्सनल है ना, वो तो ट्रांसफर हो रहा है ना जी। तो ये छोटे छोटे चंक्स ही डैमेज कर रहे हैं, और बड़ा पिक्चर जब हम देखते हैं तो ये छोटे छोटे डैमेज बड़ा दिखता है। इसलिए मैंने ये सेट कर लिया कि 145 जो एकदम श्योर सीटें मुझे दिखी कि ये निकल रही है, बाकी हमने सब बोल दिया कि सब फाइट में कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा मिनिमम मार्जिन है, मैक्सिमम मार्जिन छोड़ देते हैं। 122 ही सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 145 ऑलरेडी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लेकिन एक चीज हम और आप पैटर्न को चूक रहे हैं, जो हरियाणा की वोटिंग में दिखा, जो एमपी की वोटिंग में दिखा, जो राजस्थान की वोटिंग में दिखा, और महाराष्ट्र की भी वोटिंग में दिखा। जनता क्लियर मैंडेट की तरफ जा रही है, कोई सेकंड थॉट प्रोसेस नहीं है। हरियाणा में गई तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए 42 छोड़ा, 43 छोड़ा ना, 48 दिया। महाराष्ट्र में सभी लोगों का आकलन था बड़ा क्लोज फाइट है, बड़ा क्लोज फाइट है। लेकिन गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर ने मेरे शो पे महाराष्ट्र में वोटिंग से तकरीबन 1.5 महीने पहले कहा था कि अभिषेक तिवारी नोट कर लो इस बात को अपने चैनल पर, 200 सीट जीतेगी महायुति। अब उतने बड़े पत्रकार महाराष्ट्र के मैं कैसे नहीं एक्सेप्ट करता, और रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि 2010 रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन 2015 के आसपास की तो पुनरावृत्ति दिख रही है।
2015 जब राजद और जदयू लड़के 150 प्लस जीते थे, वो तो दिख ही रहा है मुझे। जब आपने मुझसे पूछा कि ओसामा का क्या चल रहा है, तो मैंने बोला ना कि ये बात और है कि मैं दिल से चाहता हूं कि हार जाए। कि जब कोई जातीय राजनीति का मुखिया जब तक राजद में जान रहेगी, तो लालू प्रसाद यादव का दिया गया मैंडेट उनका एकदम लास्ट वर्ड होगा। तो सर ये तो आपने बहुत सारे अपने मेरे विजिट के क्वेश्चन पूछ लिए। जब मैं आपके विजिट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरा एक सेकंड के लिए दर्शकों को ये लगे कि चलो बिहार के हैं, इनका एक कंफर्मेशन बायस होगा क्योंकि अभिषेक तिवारी नाम से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ जाति में चीजें चलती हैं। आप तो मेरे नाम से भी नहीं, लेकिन आप चूंकि यूपी से आए तो उस कंफर्मेशन बायस के साथ नहीं आएंगे। हालांकि मैंने सही बता रहा हूँ, जब आपने मुझसे पूछा कि ओसामा का क्या चल रहा है, तो मैंने बोला ना कि ये बात और है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि हार जाए, लेकिन डेटा तो यही शो कर रहा है कि ओसामा जीतेगा चुनाव। डेटा यही रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी। अब चाहे सिचुएशन जो बदल जाए, वो हार जीत हो जाए अलग बात, लेकिन अब वर्तमान स्थिति वही है। लेकिन सिवान का शायद हमने इसमें नहीं बताया, आपको सिवान का बताना है। हाँ अच्छा, सिवान का आपने लोग पूछा ऑफ द रिकॉर्ड में थे। अच्छा, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड में बात आप कर रहे उसको थे। बता सकते हैं, फिर उसके बाद सवाल नहीं तो हाँ, मुझसे किसी ने कल बोला कि मैं चैनल पे था, तो दर्शकों किसी ने बोला कि आप कैसे बोल सकते हैं, आप बिल्कुल गांजा फूक लिए क्या, बिल्कुल ओसामा नहीं जीत सकता। तो मैंने बोला भाई ये दिल से मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन दिल और दिमाग के बीच का जो अंतर है ना, वो 1 फीट का है। तो ये जो 1 फीट का अंतर है, ये मुझे बार बार पुश कर रहा है कि अभिषेक ये किसी कीमत पे ये हो नहीं जाए। उसकी माँ भी अच्छे मार्जिन से आ गई थी, तो उसने सेफ सीट चुना है। तो ये बात है धीरेन्द्र सर। तो मैं अपना कंफर्मेशन बायस को साइड कर लेता हूँ। आपके हिसाब से आपका जो अनुभव रहा इस बार के बिहार चुनाव में, आपके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि जो सबसे पहले ग्राउंड पे बेस देखा कि कोई किसी मुद्दे के साथ स्टिक नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब राज्य सरकार के खिलाफ मुद्दे थे नहीं कोई, मतलब जो, और बाकी माई समीकरण चूंकि और कोई ऐड करते नहीं दिखा। मैं बहुत सारी जगह पे गया, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा देखिए समर्थक ऐसे ही होते हैं। हाँ, समर्थक। और ख़ासतौर से जो जातिगत आधार पर बनी हुई पार्टियां होती हैं, या जिनका भाषाई या रीजनल आइडिया होता है, वो इसी तरह से होते हैं। उनके पास कोई वहाँ माफ़ कीजिएगा, आपका कोई तर्क काम नहीं करता। जैसे बीटा मनेर का वो जो खूबसूरत रास्ता दिखता है, अद्भुत दिखता है कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट सड़क पे दिख रहा है, तो वहाँ अगर मैं पूछ रहा हूँ कि साहब को कह रहा है कि नहीं, इन फैक्ट्रियों को उखाड़ के ले जाओ, हमको कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन अब अपना नाम बता दो पूरा। तो वो कह देते हैं साहब चंद्र कुमार यादव। तो मैंने वही तुम्हारे, तो ये बात आपको यहाँ महसूस हो रही है कि जो उत्साह दिखता है रैलियों में दिखता है, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कि ये कर देंगे, बदल देंगे, दरअसल वो कोई जुड़ नहीं रहा। ये मेरा आकलन है कि हाँ, मैं ये देख रहा था कि अलग अलग जगह जाकर, जिससे मैं लालगंज सीट की अब बराबर में बिल्कुल है, अगर वहाँ भी जाके देख रहे तो बहुत रेयर है जो कॉमन आदमी है, जो भूमिहार, वो ये कह रहा है कि भाई यार लगाने में तो दिक्कत होगी ना सर, हमको लालटेन पे लगाने में दिक्कत होगी ना। तो ये जो तो शिवानी कश्यप लालगंज में फंसी हुई है। अभी तो यही दिख रहा है लोगों अब को। आप सोचिए कि इस सीट को हमने लिटरली एकदम हटा दिया था, बोला नहीं ये तो एनडीए नहीं जीत रही है, क्योंकि उनके पिताजी का भूमिहारों के बीच हो रहा है। लेकिन आशुतोष जैसा जो एडिशन है, वो भूमिहार समाज का नेता भी प्रचार प्रसार करने में वहाँ भी गया था, और फिर ये मोकामा कांड, तो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मोकामा के कांड के बाद तो ये मान के चली, चूंकि जैसी बात हो रही तो मैंने हंसते हुए कहा कि बाहर तो मैं नहीं देखता इसको, मतलब मेरा मानना था, लेकिन वो सेम कास्ट में तो जाएगा, बाहर बाकी नॉर्मल नहीं जाएगी, क्योंकि बिहार में तो मैसेज कन्वे होगा ही। जनते जो दुलार चंद यादव के बाद जिस तरह रैली में वो जब वो जा रहे थे, ललन सिंह वाला नहीं, उससे पहले जो दुलार चंद यादव की शव यात्रा थे, तो उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, ये सब किया, तो जो लोग इधर थे वो वापस उधर जाने लगे कि भाई, तो बहुत सारी चीजें। और चूंकि मुकामा में तो ये हमेशा से होता रहा। अगर आप 90 की बात करें, अरे मैं तो ये देखता हूँ कि मुझे तो याद ही नहीं कि वो जेल के बाहर रह के कब चुनाव लड़े। 2020 के चुनाव में जेल में थे, फिर वो 24 में ललन सिंह के लिए आए, फिर 15 उससे पहले 15 में अंदर ही थे। तो वो दरअसल वैसे भी आप देखिए कि 1990 में
जब इनका बड़ा भाई जीत के आता है दिलीप यादव, तो वो उस पूरी सोसाइटी, उस पूरी सीट को इस तरह के तनाव में रहने की आदत है। है ना, तो उसका अब इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता बाहर बहुत ज्यादा जाता हुआ, लेकिन उस पर तो जाएगा ही। वही सोशल मीडिया में लोग तनाव में जो आ रहे थे, तो मैंने एक दिन बोल दिया था कि भाई तुमको पता नहीं है, बेगूसराय में 2 चीज़ है। यहाँ पे यादवों को गंवार वो लोग बोलते थे कि गंवार जीतते ही रहे, भूमिहार का ये टोन है। अच्छा, बहुत सारे लोग को लगेगा कि भाई ये क्या अभिषेक बोल रहे हैं। अब भाई हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये, हाँ, ये लोकल मतलब टोन का बता रहे हैं। हमारी मेरा कोई ये इस पे परसेप्शन नहीं है, लेकिन आप ग्राउंड पर जाएंगे तो बोला मैंने धानुक समाज का लगा तक संत का हम ये सब के तो टॉर्चर करता था, मतलब हम ही लोगों को तो टॉर्चर करता था। तो टेक्निकली हम लोग को एम्पैथाइज करना चाहिए, तो हम पत्रकार हैं तो हमारे लिए तो एम्पैथी होगा ही। तो यार एक आदमी की जान चली गई, लेकिन साला ग्राउंड पर जाता हूं तो इस तरफ वाले सिंपैथी दिखाते, उस तरफ वाले सिंपैथाइज भी नहीं, सिंपैथी भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये तो माहौल है इस बिहार चुनाव। मैं दरअसल बाद नगर एक जगह है, अगर आप जाओगे, हाँ, बढ़ैया से आगे एकदम इधर की तरफ आते हुए आएंगे जब पटना की तरफ, तो पहले बहुत खूबसूरत मंदिर है, माँ काली का अद्भुत मंदिर वहाँ बना हुआ, रात में लाइटिंग बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया रहती है। अभी उसमें अनंत सिंह ने 2 लाख रुपया दिया है पीछे की तरफ। तो वहाँ ऐसे ही बैठे थे, चूंकि फ्लैग मार्च हो रहा था, मतलब रूट मार्च कही है, फ्लैग मार्च हमारे एक श्रोता ने कहा, हालांकि तमाम जगह हम लोग तो फ्लैग मार्च ही लिखते हैं, तो उसने कोई टेक्निकल भाषा कही, तो मैं कह रहा कि रूट मार्च, बड़ा रूट मार्च था। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो मंदिर में कुछ लोग बैठे दिख रहे थे बुजुर्ग, तो मैंने कहा उनके पास चले जाते हैं, कलश यात्रा टाइप की। नहीं, रूट मार्च तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का था, चूंकि वो तनाव है, पूरी चीजें तो हमेशा ऐसे करती हैं। तो लास्ट उस तक गई, लास्ट माइल्स तक, मोकामा के लास्ट माइल तक हो रही थी। तो ये समझने की जरूरत है कि ये सीट किस तरह के तनाव में होगी। तो अब उसके बाद हम लोगों ने बुजुर्गों के पास जाके ऐसे ही पहुंच गए, तो पूछा कि भाई कैसे हैं सब, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा सब ये तो बहुत बड़ा डर का माहौल हो जाएगा इससे, कहने लगे यहाँ कोई डर वर नहीं है। तो मैंने कहा क्या मतलब, कहने लगे हम थोड़ी डर रहे हैं। तो हमने कहा तो फिर वो उसका क्या होगा अनंत सिंह का, हम क्योंकि जब आप ये समझ नहीं पा रहे ये साथ में है या खिलाफ है, तो आपको ऐसा न्यूट्रल सवाल होता है। तो कहने लगे जेल में जो है ना बहुत बड़े वोटों से जीतेगा, हर एक आदमी अनंत सिंह हो गया है। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहे हो। तो मैंने उनसे चारों से बातचीत, 4-5 लोग थे, तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताने शुरू किए। तो मुझे ये लगता है कि जो बात मुद्दे की थी कि मैंने इतने दिनों में किसी से, इतने सारों में, उनके अलावा, मतलब जो एक बायस्ड हो जाता है, अपने अपनी तरफ है, कंफर्मेशन बायस तो होता ही है ना। तो अगर आप देखेंगे किसी ने कोई मुद्दे पे बात नहीं की। यहाँ तक की सबसे बड़ी बात थी, आप ये सोचिए कि जो मैं जिन यादव बाहुल्य मुस्लिम इलाकों में गया या मुस्लिम बाहुल्य में, तो आप ये देखेंगे वहाँ किसी ने दुलार चंद हत्या की जिक्र नहीं किया। याद है सर, एक बार बिजली का मुद्दा यूपी के बिजली मंत्री ने उठाया था, तो मैंने AK शर्मा ने, मैंने गुस्से में लिखा कि आप बिहार को पता नहीं है 125 यूनिट फ्री मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, आप बिहार के गांव-गांव जाइए, आपको 22 घंटे बिजली मिलती है बिहार में, वो पुराना वाला। तो सर बेसिक मुद्दे क्या थे, बिजली, सड़क, पानी। इस मुद्दे को नीतीश ने खत्म कर दिया, मोदी जी ने खत्म कर दिया। शौचालय एडिशन हो गया, वो मोदी जी का आ गया। आ रहा है मोदी जी का राशन का पैसा, भूख खत्म हो गई। उसने क्या तोड़ा सर, वो जो 100 रुपए लेकर के लेफ्ट के पीछे झोला चलत वाला हट, मनरेगा में काम भी मिल रहा है, नीतीश जी वो दिलवा रहे हैं, मोदी जी दिलवा रहे हैं, वो है मनरेगा कांग्रेस की योजना, लेकिन इतना बड़ा एडिशन हुआ है उसके फंड में कि अब योजनाओं का अलग ढंग से उसका इम्पैक्ट नजर आता है। तो वो हो गया। इसके बाद 10-10 हज़ार रुपये स्किल इंडिया के लिए अलग मिल रहा है, प्रधानमंत्री लोन अलग मिल रहा है। मेरे कैमरे पे बोला कि मुझे खुद 2 लाख रुपए का लोन मिला है मोदी जी की कृपा से। हम तो कुशवाहा जाति के हैं, कहाँ मोदी जी जाति की बात करते हैं, जाति की बात तो सामने वाला कर रहा है कि हमारा राज आएगा तो हमको मारेगा। पिछली बार, इस बार में एक अंतर भूल गया, दर्शकों को याद दिलाऊं, पिछले विधानसभा में 50% से अधिक कुशवाहा वोट राजद की तरफ गया था, इस बार 70% से अधिक कुशवाहा वोट एनडीए की तरफ है। क्यों? उसके पीछे का एक लॉजिकल कारण है। प्रशांत किशोर ने इतना अधिक व्यक्तिगत हमला किया सम्राट चौधरी पर कि वो कुशवाहा का नेता बन गया। हाँ, अब लोग जो है कई जगह मैंने देखा
बीच में आके खास छपरा में शायद मुझे याद वो आ रहा कह रहा है कि कुर्मी हाँ, नेता नहीं, वो कह रहा है सीएम कि और कुशवाहा मुख्यमंत्री है। डिप्टी सीएम। वो अब ये नहीं, वो उनमें से कह रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश और उसके बाद कुशवाहा, वो ये बोल रहा था। बोल रहा है वही। तो मैंने पूछा उससे उसको दिख रहा है ना कि हाँ। नीतीश का रिटायरमेंट है और कुशवाहा डिप्टी सीएम पोजीशन पर है। वो सब लोग उसमें आ गए हैं। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी चीज जो देखने में आई कि नीतीश कुमार अकेले लीडर हैं जो यहाँ की रीजनल लीडरशिप में है, जो जातीय बैरियर तोड़ता है महिलाओं के बीच में। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने जो मेरी आप बात पूछ रहे हैं तो। और दूसरा मैंने देखा कि आज की डेट में भी इस देश के पास, मतलब पॉलिटिकल एरेना में बात कर रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। आप ये सोचिए कि मैंने जैसे महिलाओं से मुझे पूछना पड़ा योगी के लिए, मतलब जो लोग यहाँ जो देख रहे होंगे उनको एकदम जहन में सीधा आता है कि मोदी के बाद योगी आ। यहाँ मैंने उनसे पूछा पहले लीडरशिप में, वरना तो सिर्फ दो ही नाम, वो सब महिलाएं पुरुष सब, कि मोदी और दूसरा नीतीश कुमार। बल्कि कई जगह पर मैंने सीधा कहा कि अगर नीतीश कुमार खिलाफ खड़े होते तो करने मोदी। क्लियर कट है। तो ये बात है, इस चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट है। और इम्पैक्ट का मतलब ये है कि ये नहीं आ रही, नहीं इसका मतलब ये सस्टेन कर रहा है। क्या हो रहा है ना सर, मोदी जी का फेवरेट कार्ड महिला कार्ड, नीतीश का फेवरेट कार्ड महिला कार्ड, ये बहुत डेडली कॉकटेल बन रहा है। नहीं होता कि एक बोतल में जिन विस्की रम सब मिला दिए और उसको हिला के कह रहा लो पियो। ये बहुत डेडली कॉकटेल बन रहा है। 10,000 रुपया नीतीश कुमार किसको दे रहे हैं? इनको दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि पहले मिल रहा है, सरकार ने ऐड करके बोला आप किसानों को 9,000 रुपया। 9,000। अच्छा, इसमें क्या है? इस सबसे बड़ी बात डिलीवरी है। डिलीवरी है तो बिलीव सिस्टम है कि भाई जो 6,000 मोदी दे रहा है, 3,000 ये दे रहा है, तो ये तो देगा। सामने वाला कुछ नहीं देगा। पता चला कि ये भी नहीं मिला। और बिहार का वोटर बहुत चालाक सर। नहीं, ये तो मैंने 85 से पूछा, मतलब 50 नहीं, ज्यादा होगा, 100 लोगों से पूछा होगा कि तुमको यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैं उनसे पूछता हूँ कि महिलाओं से पूछा, और वो तो कैमरे पे ही पूछता हूँ सब। तो मैंने पूछा तुमको यकीन क्यों नहीं आ रहा, नीतीश वो तो 30,000 दे रहा, 30,000 तो ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? कह रहे हाँ ज्यादा होंगे। तो वो देगा क्या? नहीं देगा, मतलब लूट लेगा। और हाँ, वो कह रहे कि, और नहीं, बहुत सारी महिलाओं ने तो कहा कि हमको यकीन ही नहीं है, सीधा क्लियर उन्होंने कहा कि साहब हमको ज़रूरत नहीं, और ये पैसे हमको आ गए अलग बात है, ये नहीं भी आते तो भी हम वहाँ हैं। आप ये देखो ना कि यकीन क्यों नहीं है। वादे भी तो ऐसे ना, हर घर से नौकरी देंगे सरकारी, कहाँ से देंगे? 3 करोड़ लोगों को बिहार में हाउस होल्ड है, पॉसिबल नहीं है ना। तो जो पहला वादा ही इतना बड़ा झूठा होता है तो बाकी के नीचे के वादों की तो वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी है तेजस्वी की, वो बहुत गलत हो गई। और जो आपने वही बोला कि डिलीवरी सिस्टम पे इतना यकीन है कि भाई 6,000 तो मोदी दे ही रहा है ना, फिर 3,000 बढ़ा रहा है वो दे देगा। किसान सम्मान निधि ऐड ऑन हो रहा है हमारे लिए इनके नाम पे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। तो एक सवाल सर आपसे और पूछेंगे, जो आप बिहार के लोग ये सब जब घूम रहे थे, आपके हिसाब से इस बार तेजस्वी यादव सीएम का मेरे हिसाब से ये लास्ट लड़ाई हो रही है? क्योंकि अब इसके बाद अगर एक सिनेरियो मैंने अभी बताया कि अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं, जो कि कांग्रेस डेस्परेटली चाहती है कि वो हारेंगे, अखिलेश हारेंगे, तो फिर यहाँ हम ज़्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे, हमारा नंबर भविष्य में ज़्यादा बनने का चांस है। ऐसे सिचुएशन में सर राजद में आप का जो वोटर, कोर वोटर है, उस एरिया में गए तो आपको भी यादव बिखरते हुए दिखे जैसे मुझे दिखे हैं? नहीं, मैं दरअसल मेरा अभी तक इस तरह का असेसमेंट नहीं। और चूंकि मैं ये मानता हूँ कि जब कोई जातीय राजनीति का मुखिया, जब तक राजद में जान रहेगी, तो लालू प्रसाद यादव का दिया गया मैंडेट उनका एकदम लास्ट वर्ड होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, वो एक हमारे पास उदाहरण नहीं, यूपी में तो टूटा यादव वोट असेंबली इलेक्शन। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो इसलिए क्योंकि आप ये देखो शिवपाल की मजबूरी क्या हो गई, वापस लौटना पड़ा। वो अलग बात है। और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिवीज़न नहीं कर पाए। नहीं, वो ठीक है, सिर्फ अपनी सीट जीतने से आप हाराते नहीं। दूसरा, मैं एक और उदाहरण दे रहा, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि होता क्या है। आप ये देखिए स्टालिन और अज़ागिरी जो है, मदुरई के सुल्तान, मदुरई का किंग, अगर वो जो चाहते वो हो जाए। लेकिन जैसे ही करुणानिधि ने अपने बेटे ने उसको दी, तो उसके बाद कंप्लीटली वॉश आउट हो गए। वॉश आउट। तो मुझे ये लगता है कि ये हारें या जीते,
देखिए अभी तक तो हार ही रहे ना, अभी तक तो हार ही रहे हैं। पिछले उसमें सिर्फ उसको छोड़ दें, जब चूंकि नीतीश कुमार इधर आ जाते तो 2010 का रिजल्ट है, उसके बाद जब उधर चले जाते हैं तो 2015 का रिजल्ट है, तो दोनों में बैलेंसिंग व्हील वो है, लेकिन उनके पास अपना वोट बैंक मौजूद है और वो 31% का अकेला वो है। तो जब भी अब भी वो रहेगा तो नंबर 2 पे तो है ही ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और शानदार है, और वो इस बार को फिर मैनेज करेगा। अभी जैसे उन्होंने तैयार कर ली ग्राउंड, जैसे हम लोग एक यादव जी रेस्टोरेंट पे यही लिखा हुआ था तो हम रुक भी गए, तो बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि साहब ये देखो हमको एक बात का दुख है। हमने क्या? कहने लगे वो इसको कंधे पे बिठाए क्यों घूम रहा है राहुल को। हाँ, ये यही मैं आपसे सुनना चाह रहा हाँ, तो वो जो है ना कि दो ही जगह यादव टूट रहे हैं। या तो एनडीए के तरफ वाला जो यादव कैंडिडेट है वो कद्दावर है, उसका अपना वैल्यू है, एक वहां पे यादव टूट रहे हैं, या जहां पे कांग्रेस या वीआईपी लड़ रही है, वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि अगली बार ये सीट अपने साइड आ जाए तो अपना कार्यकर्ता हो जाए। बाकी कहीं यादव नहीं टूट रहा और वैसे ही कंसोलिडेटेड है, क्योंकि भाई उसको लग रहा है कि हमारा सीएम बनेगा। एक सवाल सर, ओवैसी पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, वीआईपी के एडिशन पर मेरा था, आपको वीआईपी का इम्पैक्ट क्या दिखा कि क्या इस चुनाव के बाद वीआईपी बचेगा या वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन गायब हो जाएगा? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका दिखा नहीं, मैं एक तरह से कहूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया कि उसको उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये मेरे साथ भी है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखी नहीं, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इतने अब आप लालगंज सीट, चूंकि आपने लालगंज का बोला इसलिए मैंने पूछ लिया, लालगंज सीट पर अगर वो टेक्निकली अपना वोट ठीक से कन्वर्ट करा दे तो हो जाता, लेकिन मैंने पहले बोला कि अजय सैनी चूंकि वहां का बड़ा लीडर है मुजफ्फरपुर का, तो वो कन्वर्जन भी नहीं हो रहा है, फिर भी डिप्टी सीएम का सीट दे रहे हैं, और कल अपने ही भाई को इवन वापस भी ले लिया। अब वहां पे पूरा क्योस मच गया उस सीट पर, वो उसका कैंसिल हो चुका, वो निकाल चुका उसको, वो निकाल चुके हैं लंटेन वाले को, तो सिंबल भरे लड़ रहा है, पार्टी से तो आप निकाल चुके हैं, वो निर्दलीय हो गया लिटरली। अब वो जीते हारे उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेता है? वो तो बिहार में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो जीत के आएंगे वो जो जीतेगा उसके साथ चले जाएंगे, सत्ता के साथ चले जाएंगे। हम तो जीत के आए हैं तो हम जीते हुए के साथ जाएंगे उनका। सर बीएसपी की जो दोनों सीटें यहाँ पे जीतने की संभावना बनती है, बीएसपी के हर बार जीतते हैं, और वो लोग यूपी वाले भी सरप्राइज होते हैं, यार बीएसपी इतने स्ट्रांग फोर्स है, यहाँ पे 2 सीटें जीत रही है, पीके नहीं जीत रहे हैं 2 साल से इतना घूमने के बाद, और हर बार बीएसपी वाले पलट के चले जाते हैं जेडीयू या आरजेडी में। तो हमेशा ये माना जाता है कि वो उनके लिए जीतते हैं जो आते हैं, वो राजस्थान हो कहीं भी उनका लगातार इम्पैक्ट है, चाहे वो उधर साउथ में भी 1-2 बार उन्होंने सीट। यहाँ तो इंटरेस्टिंग है कि जो जिता रहे हैं ओवैसी वो इसके लिए जिता रहे हैं, आरजेडी के लिए, वो ये भी ये आप ये मान के चलिए कि ये होगा। तो मुझे लगता है ओवैसी का तो ठीक है, लेकिन बीएसपी वाले तो आज जमा खान चैनपुर से लड़ रहे हैं, चैनपुर बीएसपी से जीते थे ये, वो बंदा देखा कि मंत्री पद मिल रहा है जेडीयू में चलेगा। तो अब आप देखिए रामगढ़ सीट, चैनपुर सीट, मोहनिया सीट और करहगर, ये यूपी से टच्ड, चारों सीट पर क्या बीएसपी फाइट कर रही है सर। ऐसी एक सीट पर भी मतलब मुझे प्रशांत किशोर को ऐसा फाइट करते हुए उनकी पार्टी का लोग नहीं दिखा, जिन 4 सीटों पे ये फाइट कर रहा है। प्रशांत किशोर का बहुत ही इंटरेस्टिंग, हालांकि मुझे तो पहले भी मैं नहीं मान रहा था कि वह जब तक आया नहीं था दिल्ली से, तब भी मैं मान रहा था कि वहाँ जो इतनी जल्दी इतना तेज़ से इसलिए नहीं संभव है, हालांकि अब सोशल मीडिया आ गया, तब भी ये दिल्ली नहीं है कि एकदम, चूँकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं। दिल्ली यकीनन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ आपको इससे यहाँ 1% लोग ट्विटर यूज नहीं करते हैं। मैं उसको भी कहूँ कि, लेकिन दूसरा उनकी बैकग्राउंड इस तरह की है, तो वो तो बहुत लंबे समय से अपनी अपनी विचारधारा, आधार और गांव की राजनीति को सेट कर। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मीडिया ने, चूँकि उन्होंने मीडिया में बहुत काम किया इसलिए मीडिया ने उनके लिए काम किया, शायद इस तरह से ज़्यादा रहा। लेकिन मैंने ग्राउंड पे देखा, जैसे मैं रघुनाथपुर की बात कर रहा था, शायद हम रघुनाथपुर के या किसी के दफ्तर पे हम लोग गए तो वहाँ आदमी नहीं था, वो मोटरसाइकिल का वो बना हुआ था शोरूम, उसके बराबर में वो दफ्तर था। तो मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं, बहुत देर खड़े रहे तो हमने पूछ लिया शोरूम वाले से, उन्होंने सुबह सुबह आते हैं सर फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार पूरे दिन दफ्तर में आते हैं लोग। उसके बाद फिर मैं वहीं अगियार में, तो विजय हैं शायद, विजय या रमेश कुमार शायद ये नाम था, तो मैं जा रहा था तो साथ में देखा तो वो जुलूस निकाल रहे रोड शो, तो हमने चलो इनके साथ, हम लोगों को तो यही
तो मैंने उनके साथ बात किया तो उन्होंने कहा मैंने कहा भाई आपको ये जिताएंगे क्यों? तो कहने लगे कि यार जिताएंगे क्यों का मतलब तो ये है कि साहब मैं यहाँ प्राइमरी टीचर से प्रोफेसर तक रहा हूँ, प्रोफेसर बना हूँ। हाँ तो मैंने कहा कि तो फिर उसके बाद कहने लगे कितनी सीटें आएंगी? कहने लगे 180 आएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा कम कर लो यार थोड़ा सा माफ़ कर दो उनको, लेकिन वो कम करने को तैयार नहीं हुए। तो ये अलग बात है कि उनके नेतागिरी एक इल्यूजन तो क्रिएट कर ही देते हैं। उनके पूरे जो लोग थे मैंने उसको देखा, उसमें 3 दर्जन लोग थे, मतलब वो मार्च निकाल रहे हैं, 180 सीट पूरा जीत रहे हैं। तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत मुझे नहीं लगता है कि पहले मैं समझता था कि बीजेपी कांग्रेस या राजद वाले ही इल्यूजन में रहते हैं, लेकिन पीके के भी कैंडिडेट इल्यूजन में वो हैं। ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ये अभी का एक काफ़ी अच्छा बातचीत लगा है, है। लेकिन अब इसको और देखते हैं क्या जी। होता है और कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। तो जेडी में आ जाएंगे तो फिर आगे भी बात तो होती हाँ, रहेगी। हम लोग ये इसके बाद तो जेडी में जा ही रहे हैं, वहाँ मुलाकात होगी। तो फिर चलते हैं, आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।